सो गाइस अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं यूएस इंटरवेंशन इन वेनेजुएला एंड द रिवाइवल ऑफ द मोनरो डॉक्ट्रिन। तो ऑल्दो ये ना इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि पूरा का पूरा करंट अफेयर, बट फिर भी थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं दैट वेनेजुएला के अंदर अभी मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था। आप सभी को इसके बारे में नॉलेज भी होगी। तो उसका कोड नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर हो सकता है वहाँ पे मैचिंग के अंदर भी, कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको एबडक्ट किया गया था, उनको पकड़ लिया गया था, निकोलस मडुरो को, और उनकी वाइफ जो है सिलिया फ्लोरेस को, और कुछ और भी उनके साथ सीनियर ऑफिशियल थे, उन सभी को। तो आपको याद रखना है दैट इसके साथ जो एक वर्ड जुड़ा है, दैट मीन्स इस ऑपरेशन का नाम क्या था, दैट इज ही एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो मोनरो डॉक्ट्रिन है उसका मतलब क्या है। एक्चुअली 1823 में प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो थे जिन्होंने कि ये एक डॉक्ट्रिन दी थी, यानी कि आप कह सकते हैं एक पॉलिसी है उनकी जिसके अंदर नॉन कॉलोनाइजेशन या नॉन इंटरफेरेंस की बात है। तो नॉन कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि यूरोपियन जो पावर्स हैं, उन जो देश हैं यूरोपियन देश, उनको अमेरिका के अंदर, यानी कि जो हमारे पास नई कॉलोनीज हैं उनको डेवलप नहीं करना है अमेरिका में। ये पुराने टाइम की बात है। तो और साथ ही साथ नॉन इंटरफेरेंस की बात है जिसके अंदर जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दैट एनी अटेम्प्ट बाय द एक्सटर्नल पावर्स टू इन्फ्लुएंस वेस्टर्न हेमिस्फीयर नेशन शुड बी व्यूड एज अ हॉस्टाइल टू द यूएस। दैट मीन्स किसी भी तरह का अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, यानी कि यहाँ पे आज हमारे लेट्स से कनाडा है, अमेरिका है, या जो मैक्सिको है, या हमारे पास साउथ की अगर हम बात करते हैं, तो जो साउथ अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो उन कंट्रीज़ के अंदर अगर कोई भी इस तरह का एक्सटर्नल पावर्स कोई इन्फ्लुएंस अगर करती हैं तो उसे यूएस के अगेंस्ट समझा जाएगा। तो मोनरो डॉक्ट्रिन को लेकर ना अभी मतलब ये भी न्यूज़ में थी, तो बस आपको ये बताओ दैट वेनेजुएला से रिलेटेड थी ये। तो इसमें ना आपको और कुछ अभी नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा जो हमारे पास जो करंट अफेयर्स होते हैं उसका उसकी भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हमारे जो सिविल सर्विसेज के अंदर इंटरनेशनल लेवल की इस तरह की डॉक्ट्रिन्स जो कि किसी नेशन पर्टिकुलर नेशन से जुड़ी हुई हो, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आते हैं। तो आपने डायरेक्टली इसको छोड़ भी देना है। तो अभी यहाँ पर क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, वैसे वो सभी को पता है दैट वेनेजुएला के अंदर जो ऑयल रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पर ऑयल रिजर्व्स हैं वहाँ पर। और इस जगह पर जो कंट्रोल रखेगा वो आने वाले टाइम में वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। तो इसीलिए वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल किया गया, क्योंकि वेनेजुएला जो है चाइनीज़ जो अथॉरिटीज़ हैं, चाइना को बहुत ज़्यादा ऑयल सप्लाई कर रहा था। तो ऐसे में अमेरिका कभी नहीं चाहता कि चाइना उसके अगेंस्ट आकर उतना बड़ा एक फिगर बन जाए, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा किया गया। साथ ही इसे एक और इशू के साथ देख रहे थे कि वहाँ पर वेनेजुएला या साउथ अमेरिकन कंट्री से बहुत ज़्यादा नार्को टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। तो इसी वजह से जैसे यूएस के अंदर फैंटानिल क्राइसिस को भी देखा गया था। फैंटानिल क्राइसिस क्या है, इसमें एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि जो ड्रग्स होती हैं, जो कॉन्ट्राबैंड्स जिनको कहा जाता है, उनका एक अल्टरनेटिव है फैंटानिल। तो इसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर यूएस में जो यंग एज में अभी पॉपुलेशन है उनके ऊपर इसका एक बैड इफेक्ट देखा जा रहा है। तो इसी वजह से भी यूएस जो है ना इस तरह की पॉलिसीज देख रहा है, ताकि इन यूएस के अंदर इस तरह की जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको रोका जा सके। तो मेनली तो रीज़न है कि ऑयल एंड जो रिसोर्सेज हैं बाकी, उनके ऊपर कंट्रोल करना। जैसे इनके ऊपर कंट्रोल करने से क्या होगा, चाइना रशिया और ईरान को कंट्रोल किया जा सकता है। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना है, इसके अलावा बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पे जो वेनेजुएला के बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, दैट जो वेनेजुएला है वो साउथ अमेरिका के अंदर है। और आपको इसका ना मैप भी देखना है। देखिए यहाँ पे जो साउथ अमेरिका का अगर आप मैप देखेंगे एटलस में, तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा वेनेजुएला। और यहाँ पर इसकी जो कंट्रीज़ या किस ओशन के साथ या किस सी के साथ, वाटर बॉडी के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो क्या ये अर्जेंटीना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो नो। यहाँ पर ये कोलंबिया और ब्राज़ील, गुआना, ये आपको मेन पता होगा तो अच्छा रहेगा। तो आपको ना इसके मैप के थ्रू चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और देख लेते हैं जो वेनेजुएला से जुड़े हुए हैं। तो इसकी जो कोस्ट लाइन है मेनली जो कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन के साथ टच करती है, जो इसका तटीय क्षेत्र है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया गुयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया, यहाँ पर ये इसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ इसकी जो दैट्स कैराकस जो यहाँ की कैपिटल है वो आपने याद रखनी है। और इसमें और देखते हैं, अभी तक यहाँ पे देखिए वर्ल्ड के लार्जेस्ट
जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर हमें मिलते हैं। आपको एक यहाँ पे होमवर्क याद रखना है दैट आप ओपेक के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। ओपेक कब बना और इसकी जो कंट्रीज़ हैं वो कितनी कंट्रीज़ हैं इसमें, ये आपको ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी में याद रखना चाहिए, यहाँ एक ओरिनिको जो रिवर सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। और लेक माराकाइबो भी आप थोड़ा याद रखेंगे इसके बारे में। और क्योंकि आप ज्योग्राफी में एंडीज़ तो पढ़ते ही हैं, तो एंडीज़, क्योंकि अगर आप नॉर्थ अमेरिका का में देखेंगे तो वहाँ पे रॉकीज़ हैं, जैसे इंडिया में हिमालय, वहाँ पे रॉकीज़ हैं जो हमारे बिल्कुल ही वेस्टर्न कोस्ट पर हैं। और पूरे के पूरे साउथ अमेरिका के अंदर आप देखेंगे तो वेस्टर्न कोस्ट पर आपको एंडीज़ जो माउंटेन चेन मिलेगी। इसके अलावा एक और जो जैसे एचसीएस के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस, दैट जो मैचिंग के क्वेश्चन में आता है कि हाई, जैसे एंजल फॉल, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड्स हाईएस्ट जो वाटरफॉल है ना, दैट्स अ एंजल फॉल, वो यहाँ पर गुयाना हाईलैंड्स के अंदर है और यहीं पर है वो। तो दैट मीन्स वेनेजुएला में है। और क्योंकि एचसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वहाँ पे देखेंगे तो मैचिंग के अंदर वहाँ चीज़ें देखी गई हैं। और यूपीएससी के भी कई एग्जाम्स के अंदर इस तरह के मैचिंग क्वेश्चन देखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ की, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इंडिया में गंगा रिवर है, इसी तरह से यहाँ पे ओरिनोको रिवर है और रियो नेग्रो है। ठीक है, और साथ ही साथ जो लेक मैराकाइबो है, दैट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन दी साउथ अमेरिका। तो एक ये जीके फैक्ट है, आपको ये भी याद रखना है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके साथ साथ और देखते हैं, यहाँ पर आइलैंड्स की अगर बात करें, नहीं डायरेक्टली यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके पास, आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं, दैट इज नोन एज ए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, इसकी बात हो रही है अभी। यहाँ पर देख लेते हैं अभी हुआ क्या था। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी कहीं प्राइम मिनिस्टर कहीं विजिट करते हैं तो वो जगहें ना इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अभी यहाँ पे हम सोमनाथ टेम्पल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, तो इसीलिए आपको कल्चर के बारे में भी जो एक रिलेटिव इन्फॉर्मेशन पता होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सोमनाथ टेम्पल है, दैट इज़ लोकेटेड एट दी प्रभास पाटन, जो कि गुजरात कोस्ट पर है। और ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है। अगर आप ज्योतिर्लिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो 12 जो देवी जिनको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं वो 12 है टोटल। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। मैचिंग में क्वेश्चन हो सकता है कि 16, 18, 20 है, तो आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट भी आ सकती है कि 12 जो शिव ज्योतिर्लिंग हैं। और ये मतलब ये कहाँ बताए गए, शिव पुराण के अंदर बताए गए हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, यहाँ पर इसमें देखिए, यस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो किंग भीमदेव थे, या जिन्हें भीम वन भी कहा जाता है, ये सोलंकी डायनेस्टी के थे। आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोलंकी डायनेस्टी। क्योंकि ये जब आप मिडिवल यानी कि मध्यकालीन भारत के जो इतिहास पढ़ते हैं ना, तो उस समय पर भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे। जो किंग भीमदेव वन या भीम वन जिनको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी डायनेस्टी के थे, तो आपने याद रखना है सोलंकी डायनेस्टी के थे। तो उन्होंने इस जगह पर जो टेम्पल था उसको रीबिल्ट यहाँ पे किया था। और क्योंकि बेसिकली जो महमूद ऑफ गजनी ने यहाँ पे अटैक किया था, आप सभी ने सुना होगा कि सोमनाथ के मंदिर पे अटैक किया था जो महमूद गजनवी के द्वारा। तो उन्होंने 1026 में जो ये अटैक हुआ था, तो भीमा वन ने इस जगह को रीबिल्ड किया था। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो एक तो इससे ये भी क्लियर होता है कि उस समय के कंटेम्प्रेरी कौन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भीमा वन जो है वो सोलंकी डायनेस्टी के हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर रिवर्स की बात की जाए तो कपिला, हिरन और सरस्वती रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है। मतलब ये तीन रिवर्स यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। आगे ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आगे देखते हैं इसके बाद। यस, जो ये सोमनाथ टेम्पल है, ये इसको किस शैली में बनाया गया है, वैसे तो आपको मैं बता देता हूँ। आर्ट एंड कल्चर के अंदर आप ऑलरेडी चीज़ें पढ़ते हैं कि अगर हम नॉर्थ इंडिया के मंदिरों को देखें तो उन्हें हम नागर स्टाइल बोलते हैं, NAGAR, या नागर स्टाइल। और अगर हम साउथ इंडिया के मंदिरों को देखते हैं तो वो उनके ऊंचे ऊंचे मंदिर होते हैं और उनको बोलते हैं हम दैट इज ही, जहाँ पर जो द्रविडियन, एक आपने वर्ड भी सुना होगा, तो नागर। और यहाँ पे जो द्रविडियन स्टाइल है, तो ये दो तरह के स्टाइल हैं मेनली। द्रविड़ स्टाइल के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पे ऊंचे मंदिर हैं, लेकिन जहाँ पे दोनों का मिक्सचर हमें देखते हैं तो दैट्स अ वैसारा। तो नागर, द्रविड़ या वैसारा किस तरह की या किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन आ चुका है। तो आपने याद रखना है, ये हमारे जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, मंदिरों के निर्माण की कला है, उससे जुड़े हुए टर्म्स हैं। अगेन, जो नॉर्थ इंडिया में है दैट्स अ नागर स्टाइल, नॉर्थ से आप याद रखिएगा नॉर्थ नागर। और इसी तरह से साउथ के अंदर हम द्रविड़ देखते हैं। और जो सेंटर इंडिया के या जिनमें मिक्सचर हम देखते हैं दैट्स अ वैसारा।
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में सिर्फ 3 तरह के ही मिलते हैं, तो 3 मेजर हैं ये। इसके अलावा जैसे अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ पे देवला बोलते हैं, देवला सिस्टम चलता है वहाँ पर। जैसे रेखा देवला या पिधा देवला, खाखरा देवला। तो देवलास क्या है, मंदिर बनाने की शैली या जो कला, उससे संबंधित एक टर्म है। तो सिमिलरली जो यहाँ पर मंदिर बनाया गया सोमनाथ के अंदर, इसमें है कैलाश महामेरु प्रसाद स्टाइल है ये। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद रखना है, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो सकता है। कैलाश महामेरु प्रसाद स्टाइल। महामेरु क्या मतलब होता है, जैसे मेरु जैसे पर्वत से लिया गया है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। तो इसके अंदर अगेन यहाँ पर जो शिखर है काफ़ी ऊंचा है। शिखर का मतलब होता है जो ऊंचा, जो मुख्य देवी या जो देवता की मूर्ति होती है उसके ऊपर एक बड़ा जो बनाया गया एक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं शिखर। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे 1026 में पहला अटैक हुआ था जो महमूद ऑफ गजनी ने किया था। और ये चीज़ कहाँ बताई गई है, अल बरूनी की किताब में। तो अल बरूनी कौन से स्कॉलर है, ये क्वेश्चन हो सकता है गाइस। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन देगा कि मोरक्को के हैं अल बरूनी या सऊदी अरब से आए थे। तो आपने कहना है यहाँ पे फारस की खाड़ी के क्षेत्र से आए थे। तो फारस यानी कि पर्शियन स्कॉलर हैं अल बरूनी। तो उन्होंने ना अपनी किताब के अंदर वहाँ मेंशन किया कि जो महमूद ऑफ गजनी ने 1026 के अंदर इसके ऊपर अटैक किया था, इस मंदिर के ऊपर। और कई बार इस मंदिर को लूटा गया, जैसे कि 1026 में, फिर 1297 में, 1394 में और 1706 में। तो यहाँ पर इसीलिए जो 2026 है, तो देखिए यहाँ पे लगभग 1000 साल हुए इस फर्स्ट अटैक को। इसीलिए इसे एज अ माइलस्टोन या सिविलाइजेशन का माइलस्टोन के तौर पर हमने अभी मतलब इस जगह की एक रिकग्निशन को फाइंड आउट किया। तो इसमें साथ ही आगे देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जो 1947 में रिकंस्ट्रक्शन की, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पे जो मुख्य देवी या देवता का वास या उनकी एस्टैब्लिशमेंट की गई, वो डॉक्टर जो प्रेसिडेंट हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 1951 में की थी। और इसके अलावा और देखते हैं यहाँ पे ध्यान देना है दैट जो कैलाश महामेरु प्रसाद स्टाइल है, ये चालुक्यों का, ये इसको सोलंकी ट्रेडिशन भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्योंकि जो माउंट कैलाश है उससे कुछ जुड़ा हुआ, या माउंट मेरू के साथ एक जैसा स्ट्रक्चर है उससे इंस्पायर्ड है, तो ये आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि नॉर्थ इंडिया की तरफ है, तो यानी कि ये आप कह सकते हैं ब्रॉडरली, मतलब एक बड़े लेवल पर, ब्रॉडर लेवल पर अगर आप देखेंगे तो नागर ये स्टाइल से माना जाएगा। तो इसके बाद कई कई लोग इसको जो मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो वहाँ पे ना अगर आपको ये क्वेश्चन में नज़र आएगा स्टेटमेंट के अंदर कि ये जो पर्टिकुलर मंदिर है वो किस स्टाइल के अंदर बना हुआ है, तो क्योंकि अगेन ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अगर जिनको 12 ज्योतिर्लिंग के नाम जानने हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बनता नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं अभी, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं। अगर आप मैप के थ्रू देख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं अबाउट द रेबीज। देखिए आपके एग्जाम के अंदर वहाँ पर साइंस के पार्ट या साइंस के क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो रीसेंट मतलब न्यूज़ के अंदर कोई अगर डिसीज़ या उससे जुड़ी हुई कोई वैक्सीन या कोई नई टैबलेट वगैरह लॉन्च हुई हो, तो या मेडिसिन आई हो, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके पास एग्जाम में आती हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ना इसके अंदर क्या जानना है, सबसे पहले देखिए दैट इसको अभी ह्यूमन रेबीज को नोटिफाइबल डिसीज बनाने की, यानी कि घोषित करने की बात कही गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और 1897 में ना एपिडेमिक डिसीज एक्ट आया था गाइस, थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इसमें। 1897 में ना बड़े लेवल पर जो प्लेग वगैरह फैल गया था महाराष्ट्र के एरियाज के अंदर और बाकी जगह पर भी। तो अपने आप में ना हिस्ट्री के अंदर इसका एक छोटा सा पोर्शन आता है जहाँ पर मतलब एक हमारे जो पूना के लिए स्पेशली वहाँ पर ना जो उस जगह पे ऑफिसर्स वगैरह थे वो ज़्यादा परेशान कर रहे थे जनता को। और एक इंसिडेंस वहाँ पे जुड़ा हुआ है इस तरह का, हाल दो वो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो आप हिस्ट्री में कवर करेंगे। बट आपने याद रखना है कि कोरोना के टाइम पर भी जब लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जा रहा था, तो उस जो एक्ट हम यूज़ कर रहे थे उस समय पर, दैट वाज द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। क्योंकि इसके अंदर जो पावर्स है ना, यानी कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो पावर्स यहाँ से लेती हैं कि अगर कोई इस तरह की डिसीज़ फैलती है, कोई ऐसा रहता है, तो हम लोगों को घर से बाहर स्टेप जैसे उन लोगों को हम मतलब घर के अंदर ही रखें। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है कि कब का ये एक्ट है। तो इससे होगा क्या, हम यहाँ पर जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं
इससे जुड़ी हुई मतलब जो रेबीज है इससे जुड़ी हुई सर्विलेंस यानी कि चीज़ों को पता कर सकती हैं और उनको मैनेज करने के लिए प्रॉपर प्लान बना सकती हैं। तो आपको ना यहाँ क्वेश्चन क्या रहेगा उस पर बात करते हैं पहले। इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए दैट यहाँ हमें इस पे नहीं क्वेश्चन आएगा कोई भी, नहीं इसमें बस कोई और क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेगा, आप इसको छोड़ सकते हैं बाकी भी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज अ गवर्नमेंट लिफ्ट्स इंपोर्ट कर्ब ऑन द लो ऐश मेटलर्जिकल कोक। देखिए इस तरह की भी अगेन न्यूज़ जो है ना डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं आती हैं, बट इसके अंदर बीच बीच में कुछ कंटेंट होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वहां से आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए यहाँ पे, इंडिया ने ना अभी जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के ऊपर, यानी कि एक ऐसा कोक जिसके अंदर ऐश यानी कि जो राख धुआं वगैरह होता है उसकी बात हो रही है, उसके अंदर जहां पर 18% से कम ऐश कंटेंट हो उसको बोलते हैं लो ऐश मेटलर्जिकल कोक। तो इसमें अभी जो आपको सिर्फ पता होना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। देखिए यहाँ पर ना एक जो चीज़ आपको याद रखनी है, इंडिया में क्या हो रहा था ना कि इंडिया में जब भी मान लीजिए मैं एक इंपोर्टर हूँ, इंडिया में रहता हूँ, मैंने चाइना से मेटलर्जिकल कोक मंगवाया। तो आपको ना ये थोड़ा मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ इसके अंदर इकोनॉमी का। तो इंडिया में ना क्या होता था, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना उसके ऊपर एक टैक्स लगाती है, जैसे टैक्स होता है उसी तरह से उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज दी एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी, पहले तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, यानी कि पहले आप समझें कि डंपिंग क्या होती है, डंपिंग समझ आ गया तो एंटी डंपिंग समझ आ जाएगा आपको। मान लीजिए कोई चीज़ चाइना के अंदर, इसी कोक की बात कर लेते हैं, जो कोयला वगैरह है कोक की बात हो रही है, मान लीजिए वहाँ पर 1 किलोग्राम का जो वहाँ पे प्राइस पड़ेगा वो 100 रुपीज़ है, लेट्स से चाइना के अंदर। चाइना वाले क्या करते हैं कि वो जानबूझकर अपने इस 100 रुपीज़ के प्राइस को गिराकर वो इंडिया में 60 रुपये का बेचते हैं। तो जब इंडिया में वो 60 रुपये का आता है ना, चाइना में वो 100 रुपये का है, वहाँ पे उसकी लागत, उसकी टोटल कॉस्ट वहाँ पे पूरी यूज़ करने की 100 रुपीज़ पर केजी है चाइना में। चाइना फिर यहाँ पे जानबूझ के 60 रुपये का क्यों दे रहा है सस्ते में इंडिया में, ताकि इंडिया के लोग इंडिया की चीज़ को ना खरीद कर यहाँ पर वो चाइना की सस्ती चीज़ को खरीदें। तो इससे होता क्या है कि जो इंडिया के यहाँ के व्यापारी हैं, यहाँ के प्रोड्यूसर हैं, उनको तो वो उतने का पड़ रहा है, यानी कि उनके यहाँ भी लागत जो पड़ रही है वो भी लेट से 100 रुपीज़ की पड़ रही है इंडिया वाले लोगों को। तो जब यहाँ पर जानबूझकर कोई कंट्री अपने देश में जितने का प्राइस हो उसे बहुत कम में इंडिया के अंदर या दूसरी कंट्री के अंदर सस्ते में बेचे, उसका एक रीज़न है कि ताकि वहाँ की लोकल इकोनॉमी को डैमेज या वहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाया जा सके। जब इस नियत के साथ कोई ऐसा करता है तो उसको बोलते हैं इस प्रोसेस को डंपिंग। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, अब जैसे मैंने कहा कि वो चाइना 60 रुपये का दे रहा था, तो इंडिया क्या करेगा, तो यहाँ पे 40% की ड्यूटी लगा दी लेट से, या उसको इतना ही ड्यूटी लगा दी जितना उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि वो भी यहाँ पे 100 रुपीज़ का हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज दी एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो यहाँ पे ना क्वेश्चन और आपके पास आएगा, जो अप्रूव करता है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो अप्रूव करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव द इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि कौन अप्रूव करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी को, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये कितनी लगती है कितनी नहीं वो आपको नहीं याद रखना है। तो उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे, व्हाट इज मेटलर्जिकल कोक, इसको मेट कोक भी बोलते हैं। जिस तरह से कोयला होता है उसी तरह का ही एक कोयले की तरह का ही दिखता है ये, जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर बहुत हाई कार्बन कंटेंट होता है और बहुत ही कम इम्प्योरिटी होती है, यानी काफ़ी एक क्लीन होता है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं मेटलर्जिकल कोक को, कोकिंग कोल से बनाते हैं इसको। तो इसके अंदर कोकिंग कोल का यहाँ पे मतलब क्या रहेगा, दैट जो हमारे पास जब हम स्टील बनाते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उस जगह को जहाँ पे बनता है उसको ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं। तो वहाँ टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जैसे कोयला वगैरह यूज़ किया जाता है। तो जो कोयले का एक, अगर आप कोयला यूज़ करेंगे ना तो इतनी ज़्यादा हीटिंग नहीं होगी, तो इसीलिए हमें ना ये कोक यूज़ करना पड़ता है। ये इसको बोलते हैं मैट कोक। तो मैट कोक को यूज़ किया जाएगा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, ये याद रखें आप। और ये कैसे बनाते हैं, अगर कोई कहे आपको कि मैट कोक कैसे बनता है तो आपने कहना है कि जो
हमारे पास कोल होता है, अगर हम उसको एयर की एब्सेंस में गर्म करते हैं या जलाते हैं, तो हमारे हाथ में जो एंड में बचेगा वो प्योर, लगभग प्योर कार्बन हमारे हाथ में होता है, तो उसको बोलते हैं हम दैट्स अ मेटालर्जिकल कोक। याद रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है पेपर में ये वाला। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी आता है कि इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो कोक बनाने के अंदर आपको, या मेट कोक बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप रिसेंट जो हमारे पास स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिरकार पेट्रोल कैसे क्लीन होता है। इसी तरह यहाँ पे पूछेगा आपसे कि कोक कैसे बनता है या मेटलर्जिकल कोक कैसे बनाता है, तो आपने बोलना है दैट इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर या इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब हम कोल को हीट अप करते हैं तो बचा हुआ जो पार्ट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं मेटलर्जिकल कोक। तो इसके अंदर ना, ये अब एक और क्वेश्चन आता है दैट ये फ्यूल की तरह और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है ब्लास्ट फर्नेस में, और ये हेल्प करता है हमारे पास आयरन को मोल्टन आयरन यानी कि पिघली हुई आयरन के रूप में बदलने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम ऐश है, यानी कि जो राख धुआं, जैसे मैं पहले ही बता रहा था आपको, ऐश कंटेंट इसके अंदर कम है, इसीलिए गाइस जब इससे आप कोई चीज़ बनाएंगे, यानी कि स्टील अगर आप बना रहे हैं, तो वहाँ पर हाई ग्रेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, क्योंकि इसमें इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वहाँ पे कम मिक्स होंगी। तो आपको सिंपली याद रखना है। इसके आगे देखिए, इसमें ये छोड़ सकते हैं बाकी। तो आपको ना इसमें एक तो मैंने यहाँ पे इकोनॉमी का कंसेप्ट समझाया, और साथ ही साथ समझाया आपको कि मेट को कैसे बनता है, और इसमें साइंस का जो पार्ट है दैट्स अ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, उसको बोलते हैं। इसके बाद हम आगे देखिए यहाँ पे, जैसे आपको कोई बोले कि हम पेट्रोल कैसे क्लीन करते हैं, जब हम क्रूड ऑयल निकालते हैं ना धरती के नीचे से, तो उसको हम शुद्ध कैसे करते हैं, तो आपने उसके लिए बोलना है उसकी प्रोसेस का नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और यहाँ पे क्या थी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये दोनों में याद रखना है आपने। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे, दैट्स अ ग्रीन पैराडॉक्स इन द अर्बन ग्रीनिंग, एक और यहाँ पे न्यूज़ थी, तो हम इसमें देख लेते हैं पहले ग्रीन पैराडॉक्स। देखिए यहाँ जो डायरेक्टली नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप इसको छोड़ सकते हैं डायरेक्टली, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे, चाइनाज पीपल सेंटर्ड ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। अभी यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या हुआ है यहाँ पे। अभी एक तो आपने ये नंबर याद रखना है कि रिसेंटली जो 25th जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तियानजिन के अंदर हुई थी, ये भी याद रखना है आपने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 के अंदर हुई थी ये, 25वीं हुई थी। शंघाई एससीओ बोलते हैं इसे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहाँ हुई है, तियानजिन में ही। और ये 2025 की बात हो रही है, तो वहाँ पर चाइना ने प्रपोज किया था ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। अब देखिए यहाँ पे ना, वो पेपर में आपको बोलेगा कि इंडिया ने प्रपोज किया था या यूएसए ने प्रपोज किया, तो आप कहेंगे नहीं, वो चाइना ने प्रपोज किया था। और इसके अंदर क्या करना था हमने, इसे इसमें और देख लेते हैं। देखिए, बिल्डिंग ऑन इट्स अर्लियर ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। तो ये ना चाइना ने इस तरह के पहले भी इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया हुआ है, तो रिसेंटली उसने दिया है दैट इज द ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो इसमें देखिए यहाँ पे, द फोर इनिशिएटिव प्लेस पीपल एट, यानी कि ये लोगों के लिए, चाइना दिखा तो यही रहा है इसमें कि वो लोगों के लिए जो सोचने वाली सरकार है, गवर्नेंस है, उसको लेकर सीरियस है काफ़ी। और इसीलिए वो एक इस तरह की ग्लोबल गवर्नेंस चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर लोगों को सिक्योरिटी फील हो, या इंक्लूसिव, यानी कि सभी एक जगह पर इकट्ठे आके बातचीत करें, या एक दूसरे का साथ दें, उनकी केयर करें, या सभी की डेवलपमेंट हो, इस तरह की चीज़ें वो चाहता है। तो यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ हमें फिलहाल ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के बारे में बता रहा हूँ आपको, दैट इट कॉल्स फॉर अ मोर जस्ट एंड द इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम विच इंक्लूसिव रिफॉर्म एंड डिलीवर द टेंजिबल इंप्रूवमेंट इन द पीपल्स वेलबींग। तो यहाँ पे ना सच डायरेक्टली कोई आपकी एग्जाम के लिए तो नहीं बनता, बट आपको ये याद रखना है जीजीआई जो अभी रिसेंट कंसेप्ट था वो किसने दिया, वो चाइना ने यहाँ पे प्रपोज किया था। तो क्या इंडिया ने भी कुछ इस तरह के प्रपोज किए हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हों और लोगों को ध्यान में रख के किए हों, तो आपको ये बार बार पढ़ने को मिलेगा करंट अफेयर में, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यानी कि इंडिया ने प्रपोज किया था कि पूरे विश्व के अंदर हमें जो सौर ऊर्जा है, सनलाइट है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और एक, मान लीजिए इंडिया में बहुत सारी सनलाइट, अबंडेंट जो सनलाइट है, यहाँ पर अगर ज़्यादा लाइट मिलकर हम मिलती है और थ्रू आउट ईयर हमें अवेलेबल होती है, तो क्यों ना हम यहाँ पर एनर्जी को स्टोर करें और उन जगहों तक, अर्थ के वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ पर उसकी ज़रूरत है।
तो इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये। इसी तरह से एक कोalition बनाने की बात भी की थी इंडिया ने, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम डिजास्टर से जो नुकसान होता है और उसके बाद हम जब दोबारा से रेजिलिएंट होते हैं, यानी कि दोबारा से हम फिर एक बार खड़े होते हैं, तो उस चीज़ को, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जल्दी बना पाएँ, तो और या हम आज ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें जिससे कि लोगों को हम फ्यूचर में बचा सकें। क्योंकि कई तरह के डिज़ास्टर आजकल हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, ये सडन होते हैं चीज़ें, या कहीं पे जो फ्लड्स हैं या फ्लैश फ्लड्स हम देखते हैं, या साइक्लोन आ रहे हैं, तो उनकी वजह से बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होता है। तो इसीलिए इंडिया ने एक प्रपोज किया था, दैट वाज अ कोalition ऑफ या कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह से गाइज आप लोगों ने ना एक मिशन लाइफ को पहले भी पढ़ा है, दैट्स अ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि बदलते हुए परिवेश के अंदर आज जहां हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, तो हमें अपना बिहेवियर चेंज करना होगा, जीवन जीने की शैली को बदलना है, और ताकि चीज़ों को हमने इस तरह कंज्यूम करना है कि आने वाली जो जनरेशन हैं वो भी उस तरह के सोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएँ। तो ये याद रखना है आपने। इसी तरह जहां पर इंडिया ने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है, इसके ऊपर बाद में भी बात होगी कभी, दैट्स अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। इसके अंदर क्या है, जैसे आज हम पेमेंट कर पाते हैं तो हमें लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर यूपीआई के थ्रू, कई ऐप्स हैं उनके थ्रू आज हम अपनी कई तरह के बिल्स की पेमेंट कर पाते हैं। किसी को अगर हमने आज पैसा ट्रांसफ़र करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम बैंक के अंदर जाएं, हम ऐप के थ्रू, हमारे पास या हमारे बैंक भी हमारे ऐप्स में है, तो वहाँ से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसीलिए आज जो गवर्नेंस है दैट इज़ डिजिटल, तो हमने डिजिटली पेमेंट्स को, आइडेंटिटी को, सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव किया है, और जो लोग दूर दराज के लोग थे आज वो भी अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू कहीं पर भी वर्ल्ड में पूरी तरह ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मतलब इंडिया ने भी इस तरह की चीज़ें की हैं। और अभी रिसेंटली गाइस एक और क्वेश्चन देखा गया था पेपर में, जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के अंदर, के भारत ने अभी रिसेंटली कौन सी अपनी देशों के साथ एक जैसे मैत्री शुरू की थी, मैत्री का मतलब है फ्रेंडशिप, तो हमने वैक्सीन दी थी, तो उसका नाम क्या था, तो आपको ये पता होना चाहिए, दैट्स अ वैक्सीन मैत्री। वैक्सीन मैत्री का मतलब है दैट क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं कि हमारे पास वैक्सीन है, तो हम उन लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं जहाँ पर आज इनकी ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए श्रीलंका है, मालदीव है, वहाँ पर अगर कोई डिज़ास्टर आ गया तो वहाँ के लोगों को या बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ को वैक्सीन हम प्रोवाइड कर रहे हैं आज, क्योंकि इंडिया में वैक्सीन या फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी सस्ते में अपना प्रोडक्ट तैयार कर लेती हैं। इसी तरह से G20 का जो लोगो था या हमारा मोटो था उसके अंदर, दैट वाज अ वसुधैव कुटुंबकम। जैसा कि आप जानते हैं G20 का थीम इसमें पीपल सेंट्रिक ही था, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम का मतलब होता है कि पूरा विश्व जो है एक कुटुंब की तरह, परिवार की तरह है। और यहाँ पर ना इन्होंने स्पेशली ग्लोबल साउथ यानी कि साउथ हेमिस्फीयर, जिसे दक्षिणी जो गोलार्ध कहा जाता है, उसके ऊपर ध्यान देने की बात कही गई थी G20 में। हम उसके बाद एक नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत होते हैं ऐसी स्कीम्स के ऊपर, याद रखिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं होता कि कहाँ वहाँ पे कौन कौन से करंट अफेयर कितनी वैल्यू रखते हैं या कितनी वेटेज रखते हैं। तो ये जो करंट अफेयर आप देख रहे हैं दैट इज दी डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखिए इसके अंदर यहाँ पे क्या बता रहा है वो। पहली बात, ये कोई टेक्सटाइल यानी कपड़ों के डिज़ाइन से संबंधित नहीं है, ये सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन से संबंधित है। दैट मीन्स इंडिया जहाँ आज पूरा वर्ल्ड मतलब यकीन मानिए इसमें दैट जैसे यूएसए है या हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसी तरह चाइना है, रशिया है, या ताइवान है, इंडिया है, सभी कंट्री चाहते हैं कि उनके यहाँ पर सेमीकंडक्टर जो है ना वो बनाए जाएं। सेमीकंडक्टर्स की प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो डिज़ाइन होता है ना वो बहुत यूनिक होता है, और उसके सेमीकंडक्टर आज हमारी हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर अप्लाई होते हैं। इसीलिए जो सेमीकंडक्टर्स, जिसके पास आज सेमीकंडक्टर ज़्यादा होंगे या टेक्नोलॉजी होगी ना, वो आने वाले टाइम में उतने बेटर प्रोडक्ट बना पाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होंगे। तो इंडिया चाहता है कि यहाँ पर भी हम सेमीकंडक्टर बनाएं। अब आपको लगता होगा कि बन क्यों नहीं रहा यहाँ पर, या यूएसए में क्यों नहीं बनता। तो गाइस आपको मैं बता दूं, अगर यूएसए, इंडिया, बाकी कंट्री से बनता है एक्सेप्ट ताइवान, अगर इन जगहों पे बनता है तो इसका जो बनाने का तरीका है, आप इसको एक आसान भाषा में समझें, बहुत ही एक बारीकी का काम है, और प्रिसीजन चाहिए उसके अंदर, बहुत एक्यूरेसी चाहिए। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो ताइवान के पास ज़्यादा है। तो इसीलिए वर्ल्ड में अगर आज भी हम देखें, मोर देन 55 या 60% आप कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ताइवान, छोटी सी जगह है देखिए, और वहाँ से एक्सपोर्ट होता है सेमीकंडक्टर। तो इंडिया ने भी ना अभी इंडिया का जैसे गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि हम भी भारत में अपने सेमीकंडक्टर बनाने स्टार्ट करेंगे। इसीलिए जो आज कंपनीज हैं, अगर वो जितना बढ़िया यहाँ पर
एक प्रोडक्ट को तैयार करेंगी तो उतना हम यहाँ पे इंसेंटिव देंगे, यानी एक प्रकार से उनको प्रोत्साहन, एक राशि या प्रोत्साहन के तरीके से, यानी कि बूस्ट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो इसके अंदर पहली बात ये है, किसके अंडर है ये, आपको पहले भी बताया मैंने कि जब भी कभी आप कोई स्कीम पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानें कि किस एक मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कौन सा प्रोग्राम है, दैट्स इज सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, जिसके अंदर हम इंडियन एक सेमीकंडक्टर चिप को डिज़ाइन करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो डिज़ाइन करना है इसमें। ऑब्जेक्टिव अगेन, हम एक जैसे आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, सीधी बात ये है, और कुछ इसमें नहीं जाएंगे हम लोग। तो डीएलआई स्कीम यहाँ पे ज़रूरत क्या है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो डिज़ाइन होता है ना इस चिप का, डिज़ाइन और आईपी जो कंट्रीब्यूट, दैट इज़ ओवर द हाफ ऑफ द चिप वैल्यू। अगर कोई चिप है ना, मान लीजिए 1 करोड़ की है, तो 50 लाख तो उसी बात के लगभग होंगे उसका डिज़ाइन कैसा है। ठीक है। तो मतलब आपको सिर्फ एक मोटे तौर पे समझाने के लिए, डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चिप्स का। उसके बाद देखिए, एलिजिबिलिटी यहाँ पे कौन है, क्या आप और मैं कर सकते हैं, वही लोग कर सकते हैं जो भी स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप, लेकिन स्टार्टअप कौन होते हैं ये किसने बताया, ये हमारे जो डिपार्टमेंट है DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड। आपको पेपर में इतना लंबा नहीं याद रखना, DPIIT याद रखना है। उनकी नोटिफिकेशन थी 2019 की, और MSME की अपनी नोटिफिकेशन है 2020 की। इनके मुताबिक जो स्टार्टअप हैं, वही लोग या वही कंपनी जो है इसके अंदर यहाँ पर मतलब इस स्कीम का पार्ट बन सकती है। यानी कि स्टार्टअप जो DPIIT ने बताया, और MSME भी इसका पार्ट बन सकती हैं, और डोमेस्टिक कंपनीज जिनको, यानी कि भारतीय कंपनियां जो कि रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स के द्वारा चलाई जा रही हैं। तो आप बस इतना याद रखेंगे, इससे ज़्यादा और ये भी नहीं याद रखना इसमें। और आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो गवर्नमेंट है आपको 50% जो एक्सपेंडिचर है वो आपको वापस दिया जा सकता है। यानी कि एक प्रकार से इंसेंटिव है आपको, कि आपने ये किया, आपने पूरा इसके अंदर नई इनोवेशन की, नया डिज़ाइन बनाया, तो आपको एज अ जैसे रीइंबर्समेंट हम करते हैं तो 50% तक रीइंबर्समेंट की जाएगी। लेकिन यहाँ पर 15 करोड़ से ज़्यादा, मान लीजिए मैंने कोई चिप्स का जो है डिज़ाइन बना लिया, और मेरा जो पूरी लागत है वो 500 करोड़ की आई है, तो मैं उनको कहूँ कि मुझे 250 करोड़ वापस कर दीजिए, नहीं। तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम वो 15 करोड़ रुपीज़ ही वापस करेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। इसमें आगे देखते हैं। ये ना इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख रहे हैं। और यहाँ पे ये भी देख लेते हैं क्योंकि लाइंस जो है ना, आमतौर पे जब हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, तो वो जो एग्जामिनर होता है ना, पूरी की पूरी लाइन को ही उठा लेता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है और गवर्नमेंट ने बताया है। और हमारा काम, या हम जब जिस जगह के लिए सिलेक्शन चाहते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को ही तो पता होना चाहिए हमें। तो इसीलिए इस तरह की लाइंस जो है कई बार पिक कर ली जाती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है दैट 4 to 6% ऑफ द नेट सेल टर्नओवर फॉर द 5 ईयर, ये 5 साल के लिए अभी प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ बस अभी और इससे ज़्यादा नहीं। हम्म, इसमें छोड़ सकते हैं टोटली। हाँ, व्हाट इज सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। सेमिकॉन इंडिया के तहत हमने जो है टोटल 76,000 करोड़ रुपया दिया है, और इसके तहत हम सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही साथ चिप डिज़ाइन को भी, जैसे मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे प्रोग्राम को कौन चला रहा है यहाँ पे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका नाम होता है CDAC, ये चला रहा है इसको। तो आपको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पता लग गई यहाँ पे। एंड व्हाट इज चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम, इसके अंदर हम यहाँ पर कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं हमारे, यानी कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन लाइक IIT है, या जो BTech स्टूडेंट्स हैं, या PhD लेवल पर हैं, ताकि ये स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में इंडस्ट्री को जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, हम इनको वही चीज़ें पढ़ाएं अपने एकेडमिक्स में, और ये लोग जैसे चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए रेडी हों। तो ये प्रोग्राम एक अलग से है, बाकी आप छोड़ दीजिए इसमें। अभी रिसेंटली जैसे हमने कुछ अभी इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर तैयार किए हैं। ये ना आपको क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, दैट रिसेंटली वेगा, शक्ति, अजीत वाज इन न्यूज़। तो ये क्या है, तो आपने बोलना है कि भारत में बने हुए माइक्रो प्रोसेसर हैं, तो ये अभी न्यूज़ में इसीलिए थे। और उसके बाद एक नेक्स्ट हम देख रहे हैं, दैट इज ICGS समुद्र प्रताप। गाइस याद रखिए, जब भी आप ICGS का नाम देखते हैं तो दैट्स अ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। पहली बात ये लोग जो है ना नेवी से अलग होते हैं, यानी कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो नेवी से अलग होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है।
और ये किस चीज़ के काम आ रही है, याद रखना है इसमें भी, दैट भारत के अंदर ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाली वेसल की तरह हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई शिप हम बनाते हैं ना, उसका पर्पस अलग अलग होता है। जैसे इसका पर्पस क्या है, हमने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ करना है। पोल्यूशन क्योंकि कई बार जब एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट्स की वजह से काफ़ी बड़े लेवल पर नुकसान हो जाता है हमारे जो एक्वेटिक एक एनवायरनमेंट का, तो इसीलिए उस जगह पर वहाँ के जितने भी एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल, उनको कोई नुकसान ना हो, वहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इसे किसने बनाया, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, दैट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। और इसको हमने यहाँ पर एक दो पॉइंट और देखते हैं। इसके अलावा बाकी आप इसमें छोड़ सकते हैं। मैं एक बार आपको मैप, जो मैप है इसमें देखिए गाइस, इसको ना देखिए, ध्यान से समझिए। जो ये जगह आप देख रहे हैं ना, जो ऐसे, इसको बोलते हैं दैट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है ना, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है या आप पढ़ेंगे वहाँ पर कि वोल्केनिक जो इरप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो जो अभी न्यूज़ में देख था, दैट इज़ ये वाला मैक्सिको के यहाँ पर है। तो आपको सिंपली याद रखना है दैट मैक्सिको के इस जगह पर आपको ये मिलेगा, दैट इज़ जो वोल्केनो की बात हो रही है। और मेक्सिको का ये सेकंड हाईएस्ट वोल्केनो है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपको पता होना चाहिए, कोटोपाक्सी। कोटोपाक्सी भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, वो साउथ अमेरिका में है। सो गाइस, इस सेशन के लिए करंट अफेयर एनफ है। तो आई होप कि आपको जितना मैंने आप इसमें बताया है, सिर्फ आप उतना याद रखें, उतना ही आपके लिए एनफ रहेगा। और जैसा कि जो पिछले करंट अफेयर्स हैं उनको भी आप रिवाइज करते रहिए। हर करंट अफेयर की वेटेज अलग है, यूटिलिटी और उसकी एक यूनिकनेस और इम्पोर्टेंस सबकी अलग अलग होती है। तो जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, दोज आर मोर इम्पॉर्टेंट। और जहाँ पर हमें जितने जानने की ज़रूरत है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कई चीज़ें जानने का मन करता है, पर वो हमारे लिए जब एग्ज़ाम टाइम हमारे बहुत नज़दीक आ रहा हो, तो क्यूरियोसिटी को हमें थोड़ा साइड रखना होगा और हमें सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो आई होप आप इन बातों को ध्यान रखें और पुराने करंट अफेयर्स को आप रिवाइज ज़रूर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।